हेलो, मैं शिव कुमार प्रजापति। इस वीडियो में आप लोगों को आरसीसी 2A स्लैब की डिज़ाइन कैसे की जाती है स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। डिज़ाइन स्टेप स्टार्ट करने से पहले 2A स्लैब तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। जब लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 के बराबर या 2 से कम होता है तो उसे 2A स्लैब कहते हैं। स्लैब पे आने वाले लोड के कारण स्लैब के चारों कॉर्नर्स चौकोर प्लेट की भांति ऊपर उठने लगते हैं। यदि कॉर्नर्स को ऊपर न उठने दिया जाए तो स्लैब का डिफ्लेक्शन और बेंडिंग काफ़ी कम होता है और स्लैब की सामर्थ्य बढ़ जाती है। कॉर्नर्स के सिचुएशंस के आधार पे 2A स्लैब दो प्रकार के होते हैं। अनरिस्ट्रेंट स्लैब जिसके कॉर्नर्स फिक्स न किए गए हों, रिस्ट्रेंट स्लैब जिसके कॉर्नर्स फिक्स कर दिए गए हों। यहाँ पे मैं आपको ऐसे स्लैब की डिज़ाइन बताऊंगा जिसके कॉर्नर्स फिक्स न किए गए हों। 2A स्लैब डिज़ाइन के लिए प्रत्येक स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट की गणना अलग अलग की जाती है। लॉन्गर स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और शॉर्टर स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट अलग से निकालते हैं। और स्लैब की थिकनेस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर ली जाती है। आप देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर स्पैन के लिए आता है। प्रत्येक स्पैन के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं और उन्हें एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाल की भांति रखते हैं। और प्रत्येक स्पैन के स्टील के लिए इफेक्टिव डेप्थ अलग अलग होता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। यह आपका क्रॉस सेक्शन है स्लैब का। यह शॉर्टर स्पैन में प्रयुक्त छड़ है और यह लॉन्गर स्पैन में प्रयुक्त छड़ है। इस शॉर्टर स्पैन में प्रयुक्त छड़ के लिए इफेक्टिव डेप्थ D स्लैब के टॉप से और बार्स के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है। और लॉन्गर स्पैन के लिए लॉन्गर स्पैन का बार्स है। लॉन्गर स्पैन के लिए इफेक्टिव डेप्थ D1 हमारा होता है D माइनस, और शॉर्टर स्पैन में प्रयुक्त बार का डाया बटे 2 माइनस लॉन्गर स्पैन में प्रयुक्त छड़ का डाया बटे 2। इसमें से इसको हम D में से इन दोनों को घटा देंगे तो D1 की वैल्यू मिल जाती है। अब डिज़ाइन स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, क्वेश्चन में जितने डेटा गिवन रहते हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को हम एज्यूम करेंगे तो माइल्ड स्टील के लिए इफेक्टिव डेप्थ हमारा होता है क्लियर स्पैन बाय 35 होता है। और HYSD स्टील के लिए इफेक्टिव डेप्थ होता है क्लियर स्पैन बाय 35 × 0.8। यह 0.8 मॉडिफिकेशन फैक्टर है। स्टेप नंबर 3, ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। तो ओवरऑल डेप्थ हमारा होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर 20 mm से 40 mm जूम करते हैं। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं और इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं। इफेक्टिव स्पैन LX और LY दोनों डायरेक्शन के निकलेंगे, यानी शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला यही होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू कम आती है वो वैल्यू हम ले लेते हैं। स्टेप नंबर 5 चलते हैं, लोड कैलकुलेशन करते हैं। लाइव लोड स्लैब पे आता है, दिया रहता है। सेल्फ लोड ऑफ स्लैब या डेड लोड निकालते हैं 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े पट्टी के लिए। और यहाँ पे 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब RCC की डेंसिटी है। चूँकि हम डिजाइन करते हैं तो 1 मीटर लंबी चौड़ी 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी पट्टी लेते हैं। तो यहाँ 1 लिख देते हैं और D की वैल्यू हम निकाल लिए हैं ऊपर से, यहाँ पर निकाल लेते हैं। और
या 25 डेंसिटी आरसीसी की, तो वहाँ से हमको सेल्फ लोड या डेड लोड मिल जाता है। और टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड हमारा होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, डिजाइन इफेक्टर लोड निकालते हैं। डिजाइन इफेक्टर लोड होता है टोटल लोड में पार्शियल इफेक्टर और सेफ्टी का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो LSM के केस में पार्शियल इफेक्टर इफेक्टिव 1.5 लेते हैं, तो यहाँ से हमारा डिजाइन इफेक्टर लोड निकल जाता है। स्टेप नंबर 7 हम चलते हैं, डिजाइन इफेक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। डिजाइन इफेक्टर बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए, एक्स डायरेक्शन के लिए शॉर्टर स्पैन के लिए फार्मूला है mx इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू वी यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, और लॉन्गर स्पैन के लिए है एम वाई इक्वल टू अल्फा वाई इंटू वी यू इंटू एल वाई स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा एक्स और अल्फा वाई जो है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू हम इस टेबल में देखते हैं। तो देखिए अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू जो होती है लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन करेंगे, जो आता है मेरा इन दोनों का रेशियो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ एल वाई बटे एल एक्स ये वैल्यू रखी हुई है, यहाँ से अल्फा एक्स और अल्फा वाई निकाल लेते हैं। अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ से एम एक्स और एम वाई की वैल्यू मिल जाती है। स्टेप नंबर 8 पे चलते हैं और इफेक्टिव डेप्थ चेक करते हैं। इसके लिए क्या होता है, एम एक्स इक्वल टू एम यू लिमिटिंग कर देते हैं। एम यू लिमिटिंग का फार्मूला प्रत्येक स्टील के लिए अलग अलग होता है। यहाँ से हमको डी निकलता है, जो डी निकलता है उसको रिक्वायर्ड डी कहते हैं। इसके पहले जो हम डी एज्यूम किए हैं उससे इसका कंपेयर करा देते हैं। जब मेरा रिक्वायर्ड डी इज लेस देन एज्यूम डी के होता है तो स्लैब हमारा सुरक्षित रहता है। जब रिक्वायर्ड डी इज ग्रेटर देन एज्यूम डी के होता है तो स्लैब सुरक्षित नहीं रहता है, तो हमको एज्यूम फिर से करना पड़ता है डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 9, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रत्येक स्टील के लिए अलग अलग होता है। जैसे FE 250 के लिए 0.148 FCK इंटू बी डी स्क्वायर, FE 415 के लिए 0.138 FCK इंटू बी डी स्क्वायर, FE 500 के लिए 0.133 FCK इंटू बी डी स्क्वायर। जो डी की वैल्यू आई है, जो एज्यूम डी आता है, उस डी की वैल्यू जिस प्रकार का क्वेश्चन में स्टील दिया हो उस फार्मूले में डी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी हमारा हमेशा 1000 mm होता है। यहाँ से हमको एम यू लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाती है। हमको एम एक्स मिल गया और एम यू लिमिटिंग मिल गया, दोनों को कंपेयर करते हैं और पहले सेक्शन को चेक करते हैं कि सेक्शन हमारा किस टाइप्स का है। देखिए, जब एम एक्स इक्वल टू एम यू लिमिटिंग होता है तो सेक्शन हमारा बैलेंस रहता है। जब एम एक्स इज लेस देन एम यू लिमिटिंग होता है तो सेक्शन अंडर एनफोर्स होता है। जब एम एक्स इज ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग के होता है तो सेक्शन ओवर एनफोर्स होता है। तो ओवर एनफोर्स के लिए हमको जो है डबली रेनफोर्स स्लैब डिजाइन करना होता है। ऐसा केस हमको नहीं मिलता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर हमको अंडर एनफोर्स केस ही मिलता है। तो यहाँ पे हम अंडर एनफोर्स के लिए एरिया ऑफ स्टील निकाल लिए हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ स्टील फॉर शॉर्टर स्पैन, तो शॉर्टर स्पैन के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, उसके बाद लॉन्गर स्पैन के लिए निकालेंगे। शॉर्टर स्पैन के निकालते हैं जब हमारा एम एक्स इज लेस देन एम यू लिमिटिंग होता है, अर्थात हमारा स्लैब अंडर एनफोर्स है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला है एस टी रिक्वायर्ड, यहाँ से जो एस टी निकलेगा वह रिक्वायर्ड एस टी होगा। तो एस टी रिक्वायर्ड इक्वल 0.5 FCK बटा के FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MX बटा के FCK इंटू बी डी स्क्वायर ब्रैकेट बंद B इंटू डी। इसके अलावा एक और फार्मूला है एस टी रिक्वायर्ड इक्वल टू MX बटा के 0.87 FY ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। यहाँ पर XU की वैल्यू ये होती है XU इक्वल टू 0.87 FY ST बटा के 0.36 FCK इंटू B। वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे जो ST की वैल्यू आती है वह ST स्क्वायर करके एक द्विघाती समीकरण बनता है, जिसको हम शिलराचार्य के फार्मूले से सॉल्व करते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम स्वीकार करते हैं।
और इस फार्मूले से जो ST आता है वो कोई इक्वेशन नहीं बनता और डायरेक्ट ST रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाती है। तो जो भी आपको फार्मूला उचित लगे वो यूज कर सकते हैं। वैसे यह फार्मूला बेस्ट है क्योंकि समय इसमें कम लगता है। अब ST मिनिमम और ST मैक्सिमम निकालेंगे और तीनों को कंपेयर कर देंगे। तो स्टेप नंबर 11 मिनिमम एरिया ऑफ स्टील शॉर्टर स्पैन के लिए निकालते हैं। तो HYSD स्टील के लिए जैसे Fe415 Fe500 के लिए होता है 0.112% ग्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो हो जाएगा 0.12/100 इंटू बी इंटू डी। और माइल्ड स्टील के लिए होता है 0.15% ग्रॉस सेक्शन एरिया का। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.15/100 बी इंटू डी। जिस प्रकार का स्टील दिया हो उसके लिए हम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं शॉर्टर स्पैन के लिए। अब मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं शॉर्टर स्पैन के लिए। तो होता है 4% ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब। तो 4% तो हो जाएगा 4/100 बी इंटू डी। अब तीनों को कंपेयर कर देते हैं। जो ST रिक्वायर्ड आता है ST मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए और ST मैक्सिमम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा स्लैब क्या है, ओके है स्टील के केस में। अब स्पेसिंग निकालते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे शॉर्टर स्पैन में जो छड़ प्रयुक्त किया गया है इसका एरिया निकाल लिए हैं। अब इसका स्पेसिंग निकालेंगे। ठीक है, तो स्पेसिंग के लिए क्या होता है, हम मान लीजिए 10 mm का बार्स यूज कर रहे हैं तो उसका एरिया निकालेंगे और B से गुणा करा देंगे और जो यहाँ पर टोटल एरिया आया है ST रिक्वायर्ड उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ से स्पेसिंग हमारी आ जाती है। यह स्पेसिंग IS कोड के अनुसार 3D या 300 mm इनमें से जो भी वैल्यू सबसे कम है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्पेसिंग की और यहाँ पर वैल्यू आएगी स्पेसिंग की और यहाँ पे जो वैल्यू स्पेसिंग की है तीनों से कंपेयर कर देंगे। जो वैल्यू हमारी सबसे कम होगी वही स्पेसिंग हम शॉर्टर स्पैन के बार्स के लिए यूज करेंगे। स्टेप नंबर 14 पे चलते हैं और लॉन्गर स्पैन के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है ST = 0.5 FCK/FY ब्रैकेट में 1 - √1 - 4.6 MY/FCK B इंटू D1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू B इंटू D1। या एक और फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं ST = MY/0.87 FY ब्रैकेट में D1 यहाँ पे है D1 - 0.42 XU की वैल्यू होती है 0.87 FY ST/0.36 FCK इंटू B। तो इन दोनों फार्मूले से किसी फार्मूले का यूज करके आप ST की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए D1 जो होता है ये लॉन्गर स्पैन का इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो हम इसको समझा चुके हैं आप लोग को, फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए ये शॉर्टर स्पैन में प्रयुक्त एरिया बार्स है। ये शॉर्टर स्पैन में प्रयुक्त बार्स है और यह लॉन्गर स्पैन में प्रयुक्त बार्स है। ये शॉर्टर स्पैन में जो बार्स यूज हुआ है इसका अगर इफेक्टिव डेप्थ निकालें इस स्लैब सेक्शन का तो स्लैब के टॉप से इस बार्स के सेंटर तक की जो दूरी होगी है इसकी इफेक्टिव डेप्थ होगी शॉर्टर बार्स के लिए। ठीक है, और लॉन्गर बार्स के लिए निकालेंगे तो लॉन्गर बार्स के लिए देखिए स्लैब के टॉप से ये लॉन्गर बार्स जो यूज हुआ है इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है लॉन्गर स्पैन के लिए D1। तो D1 = हो जाएगा D - ½ यहाँ पे जो बार्स यूज हुआ है उसका डाया का आधा कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पर जो बार्स यूज हुआ है उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी D1 की। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं लॉन्गर स्पैन की, लॉन्गर स्पैन में प्रयुक्त बार्स की। तो एरिया ऑफ 1 बार्स आप 8 mm का बार्स यूज कर रहे हैं या 10 mm का बार्स यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और
बी से मल्टीप्लाई करा देंगे। बी के वैल्यू हमेशा 1000 mm रखते हैं, बटा के एरिया ऑफ स्टील, जो लॉन्गर स्पैन के पैरेलल जो स्टील लगाते हैं उसका एरिया जो भी निकाले हैं इस फार्मूले से पुट कर देंगे तो स्पेसिंग निकल जाएगी। तो लेकिन यही स्पेसिंग जो होती है IS कोड के अनुसार 5 × D1 या 450, इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू कम है उससे अधिक नहीं आएगी। तो यहाँ पर स्पेसिंग आएगी एक, और इससे तीनों को कंपेयर कर देंगे। जो स्पेसिंग सबसे कम होगी वही स्पेसिंग हम लॉन्गर स्पैन में प्रयुक्त बार्स के लिए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और सीयर में चेक करते हैं। स्टेप नंबर 16, चेक इन सीयर। तो हम सबसे पहले डिजाइन ऑफ फैक्टर सीयर फोर्स निकाल लेते हैं। तो डिजाइन ऑफ फैक्टर सीयर फोर्स हम जब भी निकालेंगे वो हम हमेशा शॉर्टर स्पैन के लिए निकालते हैं, लॉन्गर स्पैन के लिए नहीं निकालते हैं। चेक हमेशा शॉर्टर स्पैन को लेकर ही करेंगे, ठीक है। तो V इक्वल टू होता है WU/Lx बटा के 2। यहाँ से VU की वैल्यू निकल जाती है। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं। टाउ भी इक्वल टू होता है VU बटा के V × T। अब टाउ C के बाद हम टाउ V के वैल्यू के बाद टाउ C की वैल्यू निकालते हैं। डिजाइन शियर स्ट्रेस टाउ C, और टाउ C जो होता है वह ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और परसेंटेज ऑफ स्टील आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे और दोनों ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पे टेबल 4.1 हम देखेंगे। यहाँ से हमको टाउ C की वैल्यू मिल जाएगी। टाउ C की वैल्यू में है हम कोएफिशिएंट K से मल्टीप्लाई कराते हैं और टाउ C 1 की वैल्यू निकालते हैं। यह K जो होता है थिकनेस ऑफ स्लैब पे डिपेंड करता है। तो K की वैल्यू हम टेबल 4.2 से पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ टाउ C 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब टाउ C मैक्स निकालते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ C मैक्स, यह हम टेबल 4.3 से निकालते हैं। अब हमको टाउ C1 और टाउ C मैक्स तीनों की वैल्यू मिल जाती है और तीनों को हम कंपेयर कर देते हैं और चेक करते हैं कि शियर की आवश्यकता है, शियर एनफोर्स की आवश्यकता है कि नहीं स्लैब में। जब देखिए टाउ भी ग्रेटर देन टाउ C मैक्स होता है तो सेक्शन को क्या करना पड़ता है, रीडिजाइन करना पड़ता है। लेकिन जब टाउ भी लेस देन टाउ C मैक्स के होता है तो सेक्शन को रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, सेक्शन हमारा क्या है, ओके है। अब जब टाउ भी लेस देन टाउ C1 होता है तो हमारा सेक्शन क्या है, शियर में भी सेफ है और शियर एनफोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। स्टेप नंबर 70 पे चलते हैं और डेवलपमेंट प्लान LD निकाल लेते हैं। तो LD इज लेस देन या इक्वल 1.3 mx1 बाई VU प्लस L0 होता है। तो LD की वैल्यू निकालेंगे और mx1 की वैल्यू निकालेंगे। VU की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और L0 की वैल्यू निकालते हैं। तो L0 हमारा होता है 12 फाई या D, इसमें से जो वैल्यू अधिक आती है वह L0 की वैल्यू लेते हैं। और फाई क्या है, डाया बार्स, शॉर्टर स्पैन में जो बार्स यूज हुआ है उसकी डाया है। और LD देख लेते हैं। LD इक्वल टू होता है 0.87 FY इंटू फाई बाई 4 टाउ BD। टाउ BD की वैल्यू हम टेबल 4.4 से पढ़ते हैं और FI हमारा दिया रहता है और जो यहाँ पे फाई है ये है डाया बार। यहाँ से LD की वैल्यू निकल आती है। अब mx1 की वैल्यू निकालेंगे। mx1 इक्वल टू होता है 0.87 FI AST1 ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। XU इक्वल यहाँ से जो ST हमारा है ST 50% स्टील के लिए होता है। मेन स्टील जो हम 100% यूज करते हैं, इस फिगर को देखिए, यहाँ पर 100% ST यूज हुआ है लेकिन 25% बेंटअप कर दिया गया, 25% इधर बेंटअप कर दिया गया है। तो सपोर्ट के नज़दीक यानी सपोर्ट्स के सेंटर से L/7 पर हमारा बेंटअप कर दिया गया बार्स को अल्टरनेट। तो सपोर्ट के नज़दीक हमारा बेंडिंग मोमेंट mx1 हो जाएगा। तो यहाँ से 50% बेंटअप स्टील हुआ तो इसके लिए ST निकाल लिए ST1 और mx1 सपोर्ट के नज़दीक बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे
और हमको mx1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब सभी चीज़ें निकल गई हैं। अब हम इस फार्मूले में LD की वैल्यू, mx1 की वैल्यू और L0 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम चेक कर लेंगे। ये हमारा क्या होना चाहिए, LD हमेशा इस इधर के एरिया इधर से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में चलते हैं और फिगर ड्रा कर लेते हैं। शॉर्टर स्पैन को लेकर चले हैं, इफेक्टिव स्पैन निकाले हैं और सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पे बेंटअप बार, अल्टरनेट बेंटअप बार किए हैं और मेन बार्स हमारा ये है और ये भी मेन जो ब्लू ग्रीन कलर का दिख रहा है ये भी हमारा मेन बार है। स्पेसिंग सबकी निकाल ली है और डेप्थ ऑफ